भारतीय मीडिया को अमेरिका से पैसे मिलते हैं, तो अमेरिका की बुराई करने के पैसे थोड़े मिलते हैं, भारत की बुराई के पैसे मिलते हैं। वो करते हैं भारत की बुराई। पेरिस की एक शॉन्ज़ेलीज़े है, मतलब एक स्ट्रीट है बहुत बेहतरीन। अगर आप हुँ, वहां जाइए तो अब आपको वहां पे सिवाय गंदगी के कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ये कारण क्यों था? इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से। तो वही समस्या से अमेरिका भी जूझ रहा है, और ट्रम्प इसको बहुत हम्बली और बहुत तरीके से एक्सेप्ट करे कि हाँ, हमको भी अपना घर ठीक करना पड़ा, सच बोलना पड़ रहा है लोगों को। तो ट्रम्प भी बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, अमेरिका को ग्रेट बनाना है, अमेरिका ग्रेट है नहीं। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज हमारे साथ मंत्री अग्रवाल जी एक बार फिर से मौजूद हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। मंत्री जी बहुत-बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मंत्री जी ये बड़ी मतलब भारतीयों वाली या बड़ी इंडियन स्टाइल एक बड़ी बात होती है कि जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम घर सजा लेते हैं, सारी घर के जो टूटा-फूटा सामान, गंदगी सब होता है तो हम एकदम सब कुछ चकाचक कर देते हैं। वैसे ही जब भी कोई लीडर बाहर से हमारे देश में आता है, तो भी हम सारी सड़कें और जो आने-जाने वाला जो उनका रूट होता है, उसको बड़े अच्छे से सजाया जाता है। तो ये यहाँ पे एक ऐसा नैरेटिव था कि ये सिर्फ इंडिया में ही होता है, लेकिन प्रेज़िडेंट ट्रम्प का जो बयान आया है, जब प्रधानमंत्री मोदी अभी बीते दिनों अमेरिका गए थे और भी ग्लोबल लीडर्स वहाँ पर गए थे, तो उसको लेकर प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बात कही है कि मैंने जो टूटे-फूटे गड्ढे और दीवारें थी, उनको टेंट और ग्रेफ़िटी से कवर करवाया और मैं ये चाहता था कि प्रधानमंत्री मोदी देखें उन गड्ढों को, टूटी-फूटी सड़कों को। ये हमारी मीडिया में हमारी सब जगह जो खास तौर से पॉलिटिकल वर्ग ये नैरेटिव बनाता था कि भारत ही में ही सिर्फ टूटे-फूटे गड्ढे और नाले होते हैं। अमेरिका तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट जन्नत की तरह है, वहाँ पे ना ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, ना वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ना ही वहाँ पे गड्ढे-नाले हैं। इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? वो काफ़ी वायरल हो रहा है ये। भारतीय मीडिया को अमेरिका से पैसे मिलते हैं, तो अमेरिका की बुराई करने के पैसे थोड़े मिलते हैं, भारत की बुराई के पैसे मिलते हैं। वो करते हैं भारत की बुराई आराम से। और अब क्या है, अब तो खुद ट्रम्प ने पोल खोल दी है, तो इनको मानना पड़ रहा है, छापना पड़ रहा है। बट आप याद करिए 2020 में जब आए थे ट्रम्प, तो किस तरीके से जो है नमस्ते। इन लोगों ने बिहेव किया था। हाँ, तो एब्सोल्युटली सेम मतलब वो थिंग इसी इज। कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे। हाँ, और यही चीज जो है, ट्रम्प अब कह रहे हैं कि भाई ठीक है, सारे देश हुँ, एक जैसे होते हैं, पूरी एक भी सिटी ऐसी नहीं है जिसमें कोई लूप होल ना हो, या कि हुँ, कोई चीज आपको रिपेयर कराने की जरूरत ना पड़े, कुछ कवर करने हुँ, की जरूरत ना पड़े। एंड सेकेंडली, इसका एक बहुत बड़ा कारण माइग्रेंट्स है। अब हर वर्ल्ड की हर हुँ, बड़ी सिटी में इलीगल माइग्रेंट्स हैं, और वो उनकी कोई वो कहते हैं ना, ममता तो है नहीं उस देश से और उसके रिसोर्सेस से या उसके ब्यूटी हुँ, से। तो वो जिस तरीके से गंदा करके रखते हैं, एक वो बहुत बड़ा हेडेक है। अम, हुँ, मतलब पेरिस की एक शॉन्ज़ेलीज़े है, मतलब एक स्ट्रीट है बहुत बेहतरीन। अगर आप हुँ। वहां जाइए तो अब आपको वहां पे सिवाय गंदगी के कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ये कारण क्यों था? इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से। तो वही समस्या से अमेरिका भी जूझ रहा है, और ट्रम्प इसको बहुत हम्बली और बहुत तरीके से एक्सेप्ट करे कि हाँ, हमको भी अपना घर ठीक करना पड़ा, बिग डील। तो इट इज द मैं इसे सचयुग इसलिए कहती हूँ कि एवरीबॉडी इज फोर्स्ड टू स्पीक एंड एक्सेप्ट द फैक्ट। सच बोलना पड़ रहा है लोगों को। तो ट्रम्प भी बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, अमेरिका को ग्रेट बनाना है, अमेरिका ग्रेट है नहीं। एब्सोल्युटली ये एक परसेप्शन है जब भी हम यहाँ पे इंडिया में कोई भी बड़ा आंदोलन चलता है तो लोग अमेरिका की बात करते हैं और अमेरिका भी वाले जो लोग हमारे कुछ लोग अमेरिका में रहते हैं तो वो भी बड़े साफ सुथरे होकर बात करते हैं जैसे कि अमेरिका में सब कुछ परफेक्ट है ब्लैक का इश्यूज वहां पर है रेसिज्म वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स का मसला है जॉब्स का मसला है पिछले 4-5 सालों में अमेरिकन इकोनॉमी कितना ज्यादा डाउन गई जॉब्स बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर कभी गन हमारे यहाँ तो वायलेंस है, गन एग्जैक्टली वायलेंस है, ड्रग कल्चर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। एग्जैक्टली ड्रग्स है ह्यूमन ट्रैफिकिंग है कितने सारे ऐसे मसले हैं लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पे जो भी नैरेटिव बिल्डिंग है या नैरेटिव को कंट्रोल किया जाता है इंक्लूडिंग फिल्म इंडस्ट्री वो सारा का सारा सरकार कंट्रोल करती है लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ तितर बितर एक वहां जा रहा है कि यहाँ जा रहा है कोई नैरेटिव बिल्डिंग नहीं कुछ अता पता नहीं अलग ही मतलब अपना हमारे चल यहाँ रहा है भी हमारे यहाँ भी सरकार करती है, और हमारे यहाँ भी अमेरिकी सरकार करती है। सेम करता है।
उनके और हमारे यहाँ मीडिया को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति एक ही है। बिल्कुल, आपने ये बात तो सही कही। लेकिन मंजरी जी प्रेज़िडेंट ट्रम्प हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं मतलब लिटरली एवरीडे जिस पे मतलब सब लोग अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या बोल गए। अब जो 90 दिन का समय था वो भी नज़दीक आता जा रहा है और उसको लेकर भी काफ़ी लोग उम्मीदें लगा रहे हैं कि 90 दिन में क्या रिज़ल्ट निकलेगा। जो प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने लड़ाई या बीड़ा उठाया था अगेंस्ट डीप स्टेट उसमें कौन जीतेगा? क्या ट्रम्प खुद को साबित करेंगे और ओवर पावर कर जाएँगे डीप स्टेट को? या फिर वो घुटने टेक देंगे और फिर वो सारी चीज़ें उनको वापस बहाल करनी पड़ेंगी जो 90 दिन का समय मिला था। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि फिलहाल डीप स्टेट एक बार फिर से उभरता हुआ नज़र आ रहा है। जब उर्सुला वैंडरलैंड सरेंडर करने की जगह लड़ने की बात करती हैं, तो आपको डीप स्टेट का फेस दिखता है। जब ज़ेलेंस्की के पास एकदम से ड्रोन आ जाते हैं और वो रशिया पे ड्रोन अटैक कर देता है, तो डीप स्टेट दिखता है। जब वापस लोग जो है यूरोप को आर्म करने की और ये सब बात करने लगते हैं, तो आपको डीप स्टेट दिखता है। जब फिर से इस्लामोफोबिया की बात शुरू हो जाती है, तो आपको डीप स्टेट दिखता है, क्योंकि ये सब उसके टूल्स और वो डीप स्टेट है। उसके पास जितना सोना, जितना पैसा और जितनी सब चीजें हैं, आपको लगता है खाली यूएसएआईडी का एक फंड आपने बंद किया और डीप स्टेट कंगाल हो गया? ऐसा नहीं होता। ये यूएसएआईडी जो आपने बंद किया ना, वो ऊंट के मुंह में जीरा है। उनकी ईगो हर्ट हुई थी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो बिकॉज दे आर डीप स्टेट एंड दे हैव बिग फैट ईगोस, तो उसमें थोड़ा सा उनको वक्त लग गया अपनी ईगो नर्स करने में, बाकी कोई डेंट नहीं पड़ा है। अब समय के साथ साथ वो इस चीज को समझ रहे हैं और अपने काडर को रिएक्टिवेट कर रहे हैं। आप देखिए फिर से राहुल गांधी ग्रेट होंगे और ये सारी चीजें भी होंगे, अभी वो शिक्षा लेने जाते रहे हैं। तो डीप स्टेट ने वापस सर उठाना शुरू कर दिया यूनिवर्सिटीज और सब जगह पर। यहाँ पर भी जैसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक बैकलैश का सामना करना पड़ा है। जो न्यूज़ चैनल है वो सच नहीं बता रहे, तो इसमें पूरा डीप स्टेट का हाथ है कि आप सच नहीं बता पा रहे हैं, चीज़ों को ब्लॉक किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है, गलत नैरेटिव चलाया जा रहा है। तो धीरे-धीरे वो एक्टिव हो रहे हैं गाज़ा में भी और यूक्रेन में भी। तो इतनी आसानी से ऐसा नहीं है कि 3 महीने में आप 3 साल पुरानी समस्या का समाधान, जैसे यहाँ मोदी से कहते हैं ना 10 साल हो गए आपने किया क्या, वहां ट्रम्प से भी यही कहा जाएगा 3 महीने में आपको युद्ध रुकवाना था। अरे भाई, पूरा यूरोप लड़ रहा है, अगर आपको क्या लगता है ट्रम्प चुटकी बजाएंगे और लड़ाई रुक जाएगी? ऐसा नहीं होता। इस लड़ाई की तैयारी 1990 से की गई थी। तो 34 इयर्स की मेहनत 3 महीने में नहीं वो होती। आ, चलेगा, ये सब अभी लंबा है। देखिए इसकी हिंट पुतिन दे चुके हैं। उन्होंने कहा था आने वाले 20 साल दुनिया पे भारी हैं। तो दुनिया पे अगर वो 20 साल है तो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा ना। और उसमें वॉर्स भी होंगी, इकोनॉमिक क्राइसिस भी होगा, मैनिपुलेशन भी होगा। अब आप देख रहे हैं कि इस समय अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है। लोग इसे हुँ। करेक्शन करेक्शन कह रहे हैं, पर मैं इसे करेक्शन नहीं कहती हूँ। जिस डीप स्टेट को आप डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जॉर्ज सोरोस ने एक बार बैंक ऑफ इंग्लैंड को क्रैश कराने की कोशिश की थी और सफलता भी पाई थी। तो जब यहाँ पर आपने हिंडनबर्ग और अडानी के केस में देखा कि अडानी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके शेयर मार्केट में फ्लोट कर दिए गए थे ताकि हमारी इकोनॉमी क्रैश हो। वही फॉर्मूला इस समय आप अमेरिका में देख रहे हैं कि उनके जो बिग जायंट्स हैं, उनके ब्लू चिप कंपनीज जिन्हें कहते हैं, उनके मार्केट में शेयर्स बहुत अवेलेबल हैं। उनकी इकोनॉमी डाउन करने की कोशिश की जा रही है। जब ट्रम्प से उन्होंने पूछा, रिपोर्टर्स ने, तो उन्होंने कहा मैं शॉर्ट टर्म नहीं देखता, मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ। तो अगर अमेरिकी जनता के पास थोड़े भी पैसे हैं और वो समझदार हैं, तो इस समय खरीद के रख लेंगे, जैसे हमने अडानी के केस में किया था, ताकि हमारी इकोनॉमी की बागडोर हमारे अपने हाथ में आ जाए। तो वही चीज ट्रम्प करेंगे। ट्रम्प के पास पैसे भी बहुत है और बिजनेस एक्यूमेन भी बहुत अच्छा है। तो एक तरीके से कहिए कि इस समय वर्ल्ड को सबसे ज्यादा अपने इकोनॉमिस्ट और बिजनेसमैन की जरूरत है।
तो वो अगर ये काम कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में उनकी कंट्री स्टेबल हो जाएगी। वरना हुँ, ये स्टॉक्स के थ्रू मार्केट को हुँ। फ्लैक्चुएट करके देश को हॉस्टेज रखते रहेंगे। तो ये छोटे मोटे साइंस आपको डीप स्टेट दे रहा है, आई हैव एक्टिवेटेड माई सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू फाइट यू। और ये कुछ छोटे मोटे पे नहीं रुकेंगे, ये लड़ाई लंबी चलेगी। और जैसा कि पुतिन कहते हैं 20 साल तो कम से कम चलेगी। आई डोंट सी कि उसके आगे चले या जल्दी खत्म हो जाए। जी। बिल्कुल, अब यूक्रेन और रशिया वॉर पे भी लेकर जो पीस टॉक की बात हो रही थी, वो भी चल रही, लेकिन फ़िलहाल जो ज़ेलेंस्की का बिहेवियर था उसको लेकर भी काफ़ी एक अलग ही ड्रामा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपॉलजी भी दी, लेकिन चीज़ें उस तरफ बढ़ नहीं रही हैं। उधर से दूसरी तरफ रियाद में समिट चल रहा था, सेकंड राउंड ऑफ समिट, और उधर से यूक्रेन ने रशिया पे ड्रोन अटैक कर दिया। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये आगे बढ़ रहा है या और एस्केलेशन की तरफ जा रहा है। उधर से प्रेज़िडेंट ट्रम्प बोलते हैं कि अगर रशिया ने पीस टॉक में कोऑर्डिनेट नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। तो धमकाने वाला तो मतलब समझ में नहीं आता, अगर रशिया उधर से एस्केलेट कर रहा है या उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सामने वाला भी कुछ रिएक्ट करेगा। जेलेंस्की अगर ड्रोन रिएक्ट करेंगे तो पाइपलाइन एक्शन जो है रशिया की तरफ से होगा। दैट इज वेल सेड एंड डन। तो रशिया भी एक सॉवरन कंट्री है, दे कैन नॉट, अगर आप अटैक का जवाब नहीं देते ना तो हुँ, आप कमजोर पड़ जाते हैं। फिर आप बातचीत की मेज पे जब बैठते हैं, वार्ता की मेज पे बैठते हैं, तो आप वहां पर भी कमजोर होते हैं। तो अगर जेलेंस्की एक मैडमैन है, उसको हुँ, क्या करना है, उसको सारी दुनिया के हथियार इकट्ठा करके रशिया के ऊपर अटैक करना। भी पुतिन का लेटेस्ट बयान आया, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपके हथियार, पहले वो आदमी कह रहे थे कि अगर आपके लोग यहाँ पर पाए जाएंगे तो हम इसे रशिया पे अटैक समझेंगे और हम आपके यहाँ अटैक करेंगे। अब वो उस चीज पे आ गए कि अब अगर आपके हथियार भी रशिया के पे आक्रमण करने के लिए यूज किए जाएंगे तो वो भी रशियन सॉवरेनिटी पे अटैक है और हम आपको रिटेलिएट करेंगे। तो जेलेंस्की बहुत अच्छी तरीके से पुतिन को फोर्स कर रहा है कि वो रिटेलिएट करें। और जितने भी यूरोपियन लीडर्स हैं वो भी उनको काफी मजबूर कर रहे हैं उनकी सॉवरेनिटी पे अटैक करके। तो अब पुतिन इसे रोक नहीं सकते, उनको जवाब देना पड़ेगा। और जो ट्रम्प धमकी दे रहे हैं वो ये कि भाई तुम बड़े हो, तुम ही जरा सब्र रख लो, बातचीत के टेबल पे आओ, सेकंड राउंड थर्ड राउंड जैसे भी है। समस्या सिर्फ इतनी है, यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जा सकता, वरना यूक्रेन को जो है, यूक्रेन की लड़ाई अमेरिका और यूरोप की लड़ाई बन जाएगी। और उसके बाद वो उनके कंपल्शन बढ़ जाएंगे, उनके पास ना तो इस समय साजो सामान है कि वो लड़ सके या यूक्रेन को प्रोटेक्शन दे सकें। और सारी लड़ाई इसी बात की शुरू हुई थी कि यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाया जा सकता है। 1990 में जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ था यूएसएसआर, तो तब से ये लोग कह रहे हैं नॉट यूक्रेन। इन्होंने ईस्ट जर्मनी जो इनके कब्जे में था वो दे दिया था कि अब इसके आगे ईस्टवर्ड मत आना। लालच कोई बाउंड नहीं मार रही। तो वो यूक्रेन लेना चाह रहे हैं, रशिया यूक्रेन देना नहीं चाह रहा है। बस इतनी सी बात है। अगर इसमें रशिया अब भी चुप बैठ जाता है और रिसोर्सेस के लिए यूक्रेन पे ये लोग कब्जा कर लेते हैं तो उसके बाद बेलारूस वगैरह बढ़ेंगे। ऐसा हुँ। थोड़े है कि ये चुप बैठ जाएंगे। तो इस बार रशिया ने निश्चित किया है कि हम अपनी एक इंच भूमि नहीं देंगे। तो जो हमारे यहाँ के भी एक्सपर्ट ये बात बताते हैं कि रशिया का जो यूक्रेन की बंदरबाट हो जाएगी, यूक्रेन का थोड़ा हिस्सा ब्लैक रॉक को मिल जाएगा। जब रशिया नॉट यूक्रेन पे लड़ रहा है तो वो यूक्रेन नहीं देगा और इसी के कारण पीस डील अटकी हुई है। ये चाहते हैं इनकी कॉस्ट कवर करने के लिए इनको आधा यूक्रेन मिल जाए। रशिया कह रहा है यूक्रेन की तो मैं एक इंच भूमि नहीं दूंगा, और हरा तो मैं आप सबको पहले ही चुका हूं। सो दैट इज द होल पॉइंट। इनको अपनी लालच, अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए यूक्रेन की भूमि चाहिए और रशिया कह रहा है कि वो नहीं मिलेगी। अब
इस कारण लड़ाई जारी है। ट्रंप चाह रहे हैं कि बातचीत के टेबल पे आ जाए, डीप स्टेट चाह रहे हैं यूक्रेन मिल जाए। दैट्स द होल थिंग। बिल्कुल। और यूक्रेन के रवैये से नज़र भी आ रहा है कि डीप स्टेट एक्टिवेट हो चुका है और वो चाहते नहीं है कि पीस हो। जिस पीस टॉक की बात या पीस डील की बात प्रेसिडेंट ट्रम्प करते आ रहे हैं अपनी कैंपेनिंग से लेकर अभी तक, और उन्होंने उस पे अमल भी किया। ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी पे रखा, अमल करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उसमें नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है। अब ये जो लड़ाई है ट्रम्प वर्सेस डीप 3 महीने स्टेट। में सॉल्व नहीं होती। जी। सो इसके लिए प्रयास आगे करते रहेंगे ये लोग, और अप्स एंड डाउन्स होंगे। इसमें साल भर भी आराम से लग सकता है, बिकॉज ना ये चुप बैठेंगे और ना रशिया जो है चुप बैठेगा। तो अच्छा, सैंक्शन का जमाना निकल चुका है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट रशिया पे सैंक्शन लगा के देख चुकी है। उसमें रशिया का फायदा हो गया। अगला सैंक्शन की बात कहीं भी नहीं हो रही कि हम इस इकोनॉमी को सैंक्शन कर देंगे। अब टैरिफ्स की बात हो रही है, और मजेदार क्या चीज है कि जो टैरिफ की बात हो रही है अमेरिका के ऊपर, वो भी आएगा, क्योंकि जितना आप टैरिफ लगाएंगे आपके ऊपर काउंटर टैरिफ होंगे। और काउंटर टैरिफ और ऑल्सो आपके मतलब इंटरनल प्रोडक्ट्स पे भी तो महंगाई कंजम्पशन। आएगी। असर नजर आएगा ऑफ कोर्स, कंज्यूमर्स पे वो महंगाई की मार पड़ेगी। पहले ही महंगाई अमेरिका में इतनी ज्यादा है और इकोनॉमी पिछले पूरे टर्म में डाउनफॉल रहा। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, फिर इलीगल इमिग्रेंट्स का मसला है, और उनकी वजह से जो लोग वहां पे रहते हैं उनके लिए जॉब्स क्राइसिस हो गए, क्योंकि जो इलीगल रहते हैं वो बड़े सस्ते में और काम कर जाते हैं ज्यादा। तो लोगों के पास ये भी चैलेंजेस है। तो इसके बीच में जो टैरिफ टैरिफ खेला जा रहा है उसका असर इंटरनल कंज्यूमर्स पे भी पड़ने वाला है। तो क्या करेगा फिर अमेरिका, कौन सा रास्ता निकालने वाला है? देखिए, डगर लंबी है और राह बहुत कठिन है। हम्म। अमेरिका बहुत इंटरनल चैलेंजेस से जीत रहा है। डीप स्टेट की पकड़ बहुत गहरी है। आधे लोग डबल एजेंट हैं और बाकी लोग खुल के डीप स्टेट के साथ हैं। तो जो अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी है, उसके लिए वो डीप स्टेट वाला हाल ज्यादा सही है, कि आप किसी भी देश में कू कराने के नाम पे यहाँ से बिलियन ले रहे हैं, वहां पे मिलियन लगा रहे हैं। तो अच्छी खासी अर्निंग तो उन ऑफिसर्स की भी है ना, जो ये काम करा रहे हैं। तो नोबडी वांट्स टू गिव अप द इनकम। इसके कारण आप देखिए, यही अमेरिका था जिसने एक समय ट्रम्प को लगभग पागल और ये सब घोषित कर दिया था, ही इज अ जी। मैडमैन एंड ऑल दैट। तो ऐसा नहीं है कि इस बार वो जो है ट्रम्प चालीसा बना करके उसको गाना शुरू कर देगा। इनको दिक्कत तो बहुत ज्यादा आएगी, और डीप स्टेट को हराए बिना ये कहीं भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी पैलेस्टीनियन राइट्स की बात दोबारा शुरू हो चुकी है। पैलेस्टीन में लोगों को बसाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। वो जो मीडिया 1 महीने चुप था, वो अपने पुराने ढर्रों पे वापस आ रहा है। तो ये जल्दी नहीं निपटेगा कोई भी लड़ाई। अब आसानी से तो नहीं खत्म होगी। डीप स्टेट बहुत डीप है। एक तो उसके पास लोगों की बंद है, और पैसे की ताकत बहुत ज्यादा है। सारी दुनिया का लगभग, लोग कहते हैं 90-95% पैसा उनके पास है। तो आप ये सोचिए कि हाउ पावरफुल दे आर। और ऐसे में जब इकोनॉमी आफ्टर इकोनॉमी रिसेशन में जा रही हो, उस समय डीप स्टेट अगर किसी को ढंग से पैसे दे करके कोई काम कराना चाहेगा, तो बहुत डिफिकल्टी उसको नहीं आएगी। सो पहले तो आपको मतलब डीप स्टेट को करना पड़ेगा जी। बट डीप स्टेट को ठंडा करने के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कोशिशें की, और वो असरदार होती नजर आ नहीं रहे हैं। तो अब ये लग रहा है कि बहुत ट्रम्प वर्सेस। मिनिमल है। वो पानी चेक चेक करके, जैसे होता नहीं है, हम लोग चखते हैं पानी की ज्यादा गर्म नहीं है, हाथ से देखते हैं, वो सब उस तरीके से जो है वो फिल्टर वाटर करके चल रहे हैं। टेस्टिंग जिसे बोलते हैं, वाटर स्ट्राइक टेस्टिंग। नहीं हुई है अभी तक कोई भी डीप स्टेट पे। यूएसएआईडी के पैसे बंद किए हैं। मतलब फिर हंस के हम यही कहेंगे कि डीप स्टेट गरीब हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनके जितने हैं, अब ये सोचिए कि यहाँ पर भारत में ही 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के मीडिया हाउसेस हैं। आपको लगता है यूएसएआईडी के पैसे बंद हो जाने से उनकी लायबिलिटीज खत्म हो गई, उनकी वफादारी किस मोदी के साथ आ गई है? नहीं जी। एक इंस्ट्रक्शन आएगा, ये काम करेंगे, क्योंकि इनके पुराने बहुत सारी चीजें उनके पास हैं। अब
पैसे में पहले पैसे के लिए मिल करते थे, अब शायद ब्लैकमेलिंग के लिए करेंगे, आइडियोलॉजी के लिए करेंगे या फिर किसी और चीज़ के लिए करेंगे। सो ऐसा नहीं कि ट्रम्प के आ जाने से विश्व सुधर गया है, समय बिल्कुल। और लगेगा। जो नैरेटिव बिल्डिंग, नैरेटिव पेडलिंग और जो सारी चीज़ें होती थी, वो तो पहले से ही होती आई हैं और आज भी होती रहेंगी, और डीप स्टेट इतनी आसानी से तो नहीं दबने वाला है कि डोनाल्ड ट्रम्प चुटकी बजाएँगे और सब कुछ सेट हो जाएगा। फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रम्प का असर डीप स्टेट पे उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। लोगों को लग रहा था कि ट्रम्प आएँगे और सब कुछ एकदम चुटकी बजाते ही ग्लोबली चेंज हो जाएगा। फिलहाल तो रशिया यूक्रेन पीस टॉक भी काफ़ी दूर का सपना नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरफ और जितना आसान वो समझ रहे थे, उतना आसान नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी 2 राउंड ऑफ समिट हो चुका है। पीस टॉक को लेकर याद में अभी उसमें से कुछ नतीजा फिलहाल तो निकल कर नहीं आया। हालाँकि सीज़ फायर को लेके बातचीतें हो रही हैं, लेकिन कब और कैसे क्या शुरुआत होगी, डीप स्टेट कितना इसमें अपना किरदार अदा करेगा, ये आने वाली बात होगी, क्योंकि प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने सीधा डीप स्टेट से लड़ी है, पंगा लिया है। अब देखिए कौन जीता है, कौन हारता है। और आगे भी इन अपडेट्स पे हम चर्चा करते रहेंगे। मंजरी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।